वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, क्लाइमेटोलॉजी 14 पार्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से ज्योग्राफी का सेगमेंट है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि वायु राशि व उसके प्रकार कौन कौन से हैं, एयर मास एंड इट्स टाइप के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी 14 पार्ट है, जबकि अगर ज्योग्राफी की क्लास में हम देखें तो क्लास 15 क्लास है, इससे 14 क्लास सीरीज से चली आ रही हैं। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो कुछ भी यहां मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं पीडीएफ दूंगा, जो भी इसेंशियल नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। आपको बस फोकस करना है मल्टीपल रिवीजन पर। समझ रहे हैं? वीडियो देखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए और एग्जाम दीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अब अगर आप लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे, समझने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, लिख लिख के समझेंगे, तो ये बहुत समय लगेगा। ठीक है साथियों, वायु राशि क्या होती है? ये डिफरेंट टाइप की 16 टाइप की वायु राशियां हैं। इनके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो एयर मासेस हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। वर्ड में हम लोग देखेंगे किस प्रकार एमपी है, एमटी है, मैरीटाइम का मतलब, पोलर का मतलब, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन पूरे वर्ड में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा, ये एयर मास क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए साथियों, कुछ चीजें पहले आप तो समझ लीजिए। व्हाट इज एयर मास? ये वायु राशि है क्या भला? साथियों, ये वायु राशि क्या है? वायु राशि का साथियों मतलब ये होता है कि ये वायु का एक समूह है। वायु का क्या समूह है? एक ऐसा समूह है जिसमें क्षैतिज रूप से अगर हम बात करें तो साथियों, वायु का ऐसा समूह, हालांकि पूरा डेफिनेशन में लिखा हूं, उसे मैं समझाऊंगा। पहले मैं जो कुछ यहां समझा रहा हूं ब्लैंक पेपर पर, उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। वायु का ऐसा समूह क्षैतिज जिसमें क्षैतिज रूप से उसकी भौतिक दशाओं में, उसकी भौतिक दशाओं में यानी कि फिजिकल फीचर्स में समानता होती है, जिसमें क्षैतिज रूप से उसकी भौतिक दिशाओं में समानता होती है। यहां पर ध्यान से समझिए, दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो क्षैतिज और भौतिक दशा में समानता। यानी कि यहां लंबवत नहीं कहा गया है, यहां साथियों हॉरिजेंटली बात की जा रही है, यहां परपेंडिकुलरी बात नहीं की गई है। भौतिक दशाओं में समानता, कौन सी भौतिक दशाएं? तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब वायु दाब, तापमान हुआ, एयर प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। तो आर्द्रता हुआ, वायुदाब हुआ साथियों, तापमान। यदि किसी वायु में, चाहे वो कई किलोमीटर में उपस्थित वायु है, कोई भी, ये कोई धरातल है, इस पर ये वायु पूरा है, और मान लीजिए इतना पार्ट अगर हम देखें, इतने क्षेत्र को देखें, ये कुछ किलोमीटर भी हो सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर भी हो सकते हैं, कुछ हजार किलोमीटर भी हो सकते हैं। तो इस क्षेत्र में अगर वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय कह रहे भौतिक दशाएं, इसका टेम्परेचर देखें, इसका प्रेशर देखें, इसकी ह्यूमिडिटी देखें, साथियों यदि एक जैसी है, जहां हर जगह टेम्परेचर और प्रेशर अगर नाप रहे हैं, इतने क्षेत्र में नाप रहे हैं, इस पूरे एरिया में नाप रहे हैं, तो हर जगह टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी समझते हो ना, आर्द्रता धारण करने की क्षमता, यानी कि जलवाष्प धारण करने की क्षमता आर्द्रता कहलाती है। नमी धारण करने की क्षमता आर्द्रता कहलाती है। सीधे आप जलवाष्प समझिए, वाटर वेपर समझिए। अगर इतने क्षेत्र में साथियों कोई वायु है, उसका तापमान, दाब और आर्द्रता एक जैसी है, तो इसे हम एक वायु राशि कहते हैं। यदि साथियों कहीं भी
इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है या प्रेशर में कोई वेरिएशन आ जाता है या साथियों ह्यूमिडिटी में कोई वेरिएशन आ जाता है, तो वो एयर मास दूसरा हो जाएगा, तो वो वायु राशि दूसरी हो जाएगी। इसमें अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वायु का ऐसा समूह यानी कि द ग्रुप ऑफ गैसेस या एयर इन विच हॉरिजेंटली फिजिकल फीचर आर सेम लाइक एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये बात समझ रहे हैं? यहां पर क्षैतिज दशा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के ये जो डेफिनेशन दिए जाते हैं हर एक का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर साथियों यही लंबवत दे दिया जाता, तो मैंने आपको बताया है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, टेम्परेचर साथियों 165 मीटर की दर से गिरता जाता है। तो तापमान अगर गिरेगा तो यार ह्यूमिडिटी भी चेंजेस होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जितना ज्यादा तापमान होगा हवा का, उतना ही वाटर वेपर वो धारण कर सकती है। जितना कम तापमान होगा, उतना ही कम वाटर वेपर वो धारण कर पाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो भौतिक दशा यानी कि फिजिकल फीचर, ये फिजिकल फीचर है। क्षैतिज दशा यानी कि हॉरिजेंटली बात की जा रही है। यहां लॉन्गिट्यूडनल या परपेंडिकुलर बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर लंबवत हम चलने लगेंगे, मान लो ये धरातल है, यहां से ऊपर बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है यार तापमान कम होगा, तापमान कम होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, और तापमान के साथ साथ साथियों प्रेशर में भी वेरिएशन आता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता जाता है, इसीलिए कोई गुब्बारे गैस से भरे गुब्बारे को ऊपर छोड़ दिया जाता है तो ऊपर जाकर वो फैलता है, और एक समय ऐसा आता है कि फट जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब यहां पर देखिए, वायु राशि वायुमंडल का वह विशाल विस्तृत एवं घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताएं यथा तापमान आर्द्रता में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दशाओं में समरूपता पाई जाती है। एयर मास इज दैट लार्ज एक्सटेंडेड एंड डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर whose physical characteristics such as temperature and humidity have uniformity in the horizontal direction at different height। वही बात की जा रही है, विभिन्न ऊंचाइयों पर उसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन सेम। प्रायः वायु राशियों का विस्तार कई सौ किलोमीटरों तक होता है। इनमें वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं, इनमें तापमान आर्द्रता लगभग एक जैसी होती है। अब यहां मैं अपना फोटो पीछे हटा दे रहा हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो, यहां मैं फोटो हटा दे रहा हूं। हाँ, यहां पर देखिए तापमान आर्द्रता लगभग एक समान। वायु राशियों की उत्पत्ति तब होती है जब धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता पाई जाए। ये साथियों वही हो सकता है जहां पर वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता पाई जाए। एयर मासेस अराइज व्हेन एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सरफेस बिकम स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। साथियों अगर मान लो चक्रवात चले तो क्या वायु स्टेबल रहेगी? क्या क्या वहां का तापमान स्टेबल रहेगा? क्या मान लो साथियों साइक्लोन आ जाए तो क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी? अगर चक्रवात आ जाता है तो क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो क्या टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी में अंतर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो पहली बात तो ये समझे, इसको लाने के लिए वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी जरूरी है। कई सौ किलोमीटर तक होता है, ये ध्यान में रखना, जिसमें तापमान आर्द्रता लगभग एक समान होता है, ये चीज ध्यान में रखना। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक जैसी होती है। वायुमंडल का वह विशाल विस्तृत एवं घना भाग जिसकी भौतिक विशेषताएं यथा तापमान आर्द्रता, तापमान हुआ आर्द्रता में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में समरूपता पाई जाती है। ये देखो विभिन्न ऊंचाई जरूर लिखा है, यहां कंफ्यूज मत होना, विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में समरूपता पाई जाती है। ऊपर जा रहे हो ऐसा इसने नहीं लिखा है, विभिन्न ऊंचाइयों पर समरूपता पाई जाती है, विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में, ये बहुत ध्यान में रखना।
यूनिफॉर्मिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एट अ डिफरेंट हाइट। समझ रहे हो, यूनिफॉर्मिटी है। यहां तक समझ में आया? बताइए। चलिए, तो आप, मैं अपने वीडियो को ऑन करता हूं। यहां तक आपको बेहतर समझ में आया? साथियों, अब एयर मास कितने टाइप का होता है इसकी बात हम करने चल रहे हैं। पहले कुछ चीजें समझिए। हमने आपको पहले ही बताया ही, ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि पृथ्वी का शेप जियोइड है। ठीक है, जियोइड शेप है साथियों, गुलाब शेप में है, गोल बिल्कुल नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। साथियों, ये कैंसर है, ये कर्क रेखा होती है, और ये कैप्रिकॉन होता है। कैप्रिकॉन बोला जाए तो साथियों ये मकर रेखा होती है। समझ गए? अब इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल जोन। बात समझे? ट्रॉपिकल जोन। यहां पर सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। साथियों, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत? जबकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे, टेम्परेचर साहब कम होता है। बात समझ में आए? और मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है साथियों, सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तो कर्क से मकर के बीच ही सन की स्थिति होती है। कभी सूर्यदेव कर्क रेखा पर चमकते, कभी इक्वेटर पर चमकते, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर चमकते हैं। बात समझ में आए? कभी कैंसर पर, कभी इक्वेटर पर, कभी कैप्रिकॉन। इक्वेटर समझ रहे हो? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। साथियों, जब हमारे सन की किरणें कैंसर पर चमकने लगती हैं, तो जरा तुम बताओ कॉमन सेंस से, क्या ट्रॉपिकल जोन, क्या टॉरिड, इसी को टॉरिड जोन भी कहते हैं, क्या गर्म क्षेत्र केवल 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होगा? यह अक्षांशों की बात हम अगली क्लास में करेंगे, अक्षांश के बारे में समझाएंगे। फिलहाल 23.5 से 23.5 के बीच ही होगा। जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकेंगी, तो यह ट्रॉपिकल जोन थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। और साथियों, जब सन की किरणें कैप्रिकॉन पर चमकेंगी, मकर रेखा पर, तो यह ट्रॉपिकल जोन नीचे साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जोग्राफर का कहना यह है, ट्रॉपिकल जोन सिर्फ 23.5 से 23.5 ना मानिए, ट्रॉपिकल जोन 45 नॉर्थ से 45 साउथ तक मानिए। ये 23.5 तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ तक इसको मानिए, क्योंकि साहब कभी सन की किरणें जब रेखा यानी कि कैंसर पर चमकेंगी, तो ये ट्रॉपिकल जोन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। और जब सन की किरणें मकर रेखा और कैप्रिकॉन पर चमकेंगी, तो यह ट्रॉपिकल जोन नीचे की ओर आएगा, ये उष्ण कटिबंध नीचे की ओर आएगा। ऐसे में क्लास 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री साउथ के बीच को ही हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाले जोन को पोलार जोन बोल दो। सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि ट्रॉपिकल है, उष्ण है, फिर सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण है, फिर सब पोलर है, उपशीत है, फिर पोलर आता है। आप यही 45 से ऊपर बता दे रहे हैं। ये विरोधाभासी बातें आप क्यों कर रहे हैं? तो बेटा, यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहां हम सिर्फ रैंडम पढ़ रहे हैं कि भाई ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि, वायु राशियों के आधार पर हम कटिबंध को केवल दो ही भागों में पढ़ते हैं। जब वायु राशियों के बेस पर पढ़ा जाए, तो इसको केवल दो ही कटिबंध है साथियों। एक शीत कटिबंध जो कि 45 से ऊपर होता है,
और एक गर्म कटिबंध जो कि 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ के बीच में होता है। जब हम थर्मल बेल्ट की बात करते हैं तो उस पे हम माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म तरीके से देखते हैं। अभी हम सिर्फ वायु राशियों की बात करें तो समझो ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वायु राशि होगी वो तो गर्म होगी ना, समझ रहे हो? और जो पोलर क्षेत्र की वायु राशि होगी साथियों वो ठंडी होगी ना। तो ऐसे में अगर वायु राशियों के बेस पर हम बात करें तो भाई वायु राशियों के अगर हम वायु राशियों या एयर मासेस के आधार पर बात करें तो कितनी टाइप की हो गई? दो टाइप की हो। सर कौन सी? बेटा पोलर, दूसरा कॉन्टिनेंटल। एक मिनट, यहां पर ये देखिए, ट्रॉपिकल, पोलर, कॉन्टिनेंटल मैंने बोल दिया क्या गलती से? कॉन्टिनेंटल नहीं है, पोलर और ट्रॉपिकल। समझ रहे हैं भाई? ट्रॉपिकल ये वाला क्षेत्र देखिए ट्रॉपिकल कहलाएगा, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? पोलर। बटा ये ध्यान दिए, एक ट्रॉपिकल एरिया, दूसरा कौन सा एरिया? पोलर एरिया। किस बेस पर हमने बात किया साहब? किस बेस पर? किस बेस पर हमने बात किया? तो बात किस आधार पर है? एक तरीके से अक्षांश के आधार पर। लैटिट्यूड के बेस पर। तो ट्रॉपिकल हुआ, पोलर हुआ। अब सर, अब क्या करें? तो साथियों ये बताना, ये जो पोलर एरिया में जब जाओगे, ये पोलर एरिया में जब जाओगे तो यहां पर भी तो कहीं कहीं महाद्वीप है, कहीं कहीं महासागर है। तो साथियों पोलर एरिया में जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है, वहां की वायु राशि अलग होगी। और साथियों जो पानी वाला क्षेत्र है, यानी कि मैरीटाइम जिसे बोलते हैं, मैरीटाइम वाला क्षेत्र वो अलग है, वो अलग वायु राशि रखेगा। समझना इसको भाई, पोलर वायु राशि हो गई और ट्रॉपिकल वायु राशि हो गई, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि और शीत कटिबंधीय वायु राशि। अब ध्यान से समझो, पोलर क्षेत्रों में भी महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की अलग वायु राशि, पोलर क्षेत्रों में ओशियन यानी कि महासागरों की अलग वायु राशि। ऐसे ही साथियों ट्रॉपिकल में जाएंगे तो ट्रॉपिकल में महाद्वीप जो होंगे उनकी अलग वायु राशि, ट्रॉपिकल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो ओशियन होंगे यानी कि महासागर होंगे उनकी अलग वायु राशि। तो इस आधार पर क्या हम बोलेंगे भाई? यहां पर आप देख लीजिए क्या है, कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम वर्ड यूज करते हैं। समझ रहे हैं? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मतलब एक तरीके से कॉन्टिनेंटल, आप हाँ यहां पर आइए, इसमें नहीं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ऐसे साथियों कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर। ये मैरीटाइम क्या है? ये मैरीटाइम ही तो महासागर है। यहां देखो मैरीटाइम, मैरीटाइम, एम से मैरीटाइम, सी से मतलब कॉन्टिनेंटल यहां पर। हाँ ये देखो कॉन्टिनेंटल आगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? सी का मतलब कॉन्टिनेंटल, सी का यहां मतलब क्या है? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय, और मैरीटाइम का साथियों मतलब महासागरीय। ये देखिए
महासागरीय, मैरीटाइम ये। तो यानी कि कहने का आशय ये है, ये देखिए, पोलर को हमने किस में बांट दिया, कॉन्टिनेंटल पोलर। दूसरा मैरीटाइम पोलर। ऐसे ही ट्रॉपिकल को हमने बांट दिया कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मैरीटाइम ट्रॉपिकल। मैरीटाइम का मतलब महासागरीय उष्णकटिबंधीय, मैरीटाइम वहां मैंने लिख दिया है, ओशियन, महासागरीय। कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय शीत कटिबंध, महासागरीय शीत कटिबंध। अब ये बताओ, जो महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल पोलर वाला जो क्षेत्र होगा, कॉन्टिनेंटल पोलर वाला जो क्षेत्र होगा, ध्यान से समझिए यहां पर, हाँ, मैरीटाइम पोलर वाला जो क्षेत्र होगा, ऐसे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वाला और मैरीटाइम ट्रॉपिकल वाला, इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब समझो पहले, महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय। यानी कि साथियों यहां पर क्या है, कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल, इंग्लिश के लेटर से। यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में यदि कहीं महाद्वीप हो, तो महाद्वीप में भी दो तरीके हो सकते हैं, कहीं वायु ज्यादा गर्म हो रही है, कहीं वायु ज्यादा ठंडी हो रही है। जैसे मान लो ये तुम्हारा अफ्रीका का जोन है, समझना। अब यहां कर्क रेखा, यहां नीचे मकर रेखा, ये बीच वाला भाग ट्रॉपिकल, हालांकि 45 नॉर्थ से 45 साउथ इसके लिए है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में। यहां तुम जाओगे तो सहारा डिजर्ट बहुत तेजी से गर्म हो रहा होगा, इसके ऊपर की वायु राशि। वहीं किलीमंजारो पर्वत के ऊपर जाओगे तो बर्फ मिलेगी, इसके ऊपर की वायु राशि। तो यानी कि साथियों महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी कहीं गर्म वायु राशि, कहीं ठंडी वायु राशि मिल रही है। अब किसी कारण से मिल सकती है, ऊंचाई है वहां पर इसलिए है, मरुस्थल है इसलिए है। हमारा तो मेन मतलब है दो तरीके हो सकते हैं, या तो गर्म हो सकती है या तो ठंडी हो सकती है। बात समझ में आया, गर्म और ठंडी। तो इस आधार पर अगर देखोगे तो यहां पर देख लीजिए, क्या देखना है, सीटी को भी दो भागों में बांटोगे, सीटी वार्म, सीटी कोल्ड, के से कोल्ड को दिखाया गया है। ऐसे ही साथियों मैरीटाइम में भी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल में चले जाओ तो यहां भी तो तुम्हें कहीं कोल्ड पानी मिलेगा और कहीं ठंडा पानी मिलेगा। ट्रॉपिकल एरिया में भी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी, ये क्या है, महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में भी कहीं पर ग्लेशियल से पानी आ रहा है तो ठंडा होगा, और कहीं इक्वेटर से की ओर से पानी जा रहा है तो गर्म होगा, सीधी बात है। एलनीनो आ गया तो गर्म, लानीनो आ गया तो ठंडी। यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में भी साथियों एम टी वार्म होगा। ऐसे यहां चले आओ, दो भाग, सी पी के सी पी डब्ल्यू। यहां डब्ल्यू का मतलब वार्म फ्रॉम बिलो, के का मतलब कूल फ्रॉम बिलो, क्योंकि कूलिंग नीचे से होगी, वार्मिंग भी नीचे से हो रही, या वार्म और कूल याद रख लो। ऐसे ही साथियों मैरीटाइम पोलर को, अब मैंने वहां हिंदी पहले बता दी है, मैरीटाइम का मतलब महासागर, पोलर का मतलब शीत क्षेत्र।
बार बार अगर मैं उस चीज को बोलूंगा तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा जाएगा। समझ गए? तो ये महासागरीय तो है ही है, साथ में शीत है। यहां पर महाद्वीपीय है साथियों, साथ में क्या है? शीत है। तो यहां भी दो, एम पी के, एम पी वॉम। समझे? अब देखो, ये वही चीज यहां पर दिखाए हैं, ये देखिए, ये, हाँ, यहां पर आप देखिए सीपी के, सीपीडब्ल्यू, एमपीडब्ल्यू, एमपी के। बात समझ पा रहे हो? ऐसे एम टी डब्ल्यू, एम टी के, सी टी के, सी टी डब्ल्यू। समझे? वही चीज दिखाया जा रहा है। के का मतलब यहां कॉल्ट से लिया गया है, कोल्ड वर्ड, और एम का मतलब वार्म से लिया गया है। कॉल्ट का मतलब कोल्ड ही होता है, ये दूसरे लैंग्वेज में है कॉल्ट, के ए एल टी, कॉल्ट। अब साथियों यहां तो 8 सीख लिए। मैं अपनी फोटो यहां हटा दे रहा हूं, नहीं तो फिर बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, मेरी फोटो बीच में आ जा रही है। अब क्लियर हुआ? सीपी के सीपीडब्ल्यू, ये चीज क्लियर हो रही है। एमपी के एमपीडब्ल्यू क्लियर हो रही है। अब यहां पर साथियों सीपी के और सीपीडब्ल्यू को भी दो भागों में, एमपी के एमके डब्ल्यू एमपीडब्ल्यू को भी क्यों? क्योंकि ये जो वायु राशि है, जैसे मान लो यही एक को हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, वार्म। ये पानी स्थिर भी हो सकता है, पानी सॉरी, ये हवा स्थिर भी हो सकती है, गतिशील भी हो सकती है। तो यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल के बेस पर भी इसको दो भागों में बांटते हैं। खुश रहो बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, अच्छा बाबू अभी आ रहे हैं, जरा आंटी पढ़ा ले। सीटी डब्ल्यू दो भागों में बांट दो, सी कैपिटल टी, डब्ल्यू स्टेबल और अनस्टेबल। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर दिखाया है, स्टेबल को स्मॉल एस, यू को अनस्टेबल स्मॉल यू। तो जरा यहां लगा दो, सी टू, सी टी डब्ल्यू स्टेबल, सी टी डब्ल्यू अनस्टेबल। ऐसे साथियों इसको भी बांट दो, सी टी के स्टेबल और सी टी के अनस्टेबल। ऐसे ही साथियों इसको भी दो भागों में बांट दो, एम टी के स्टेबल और एम टी के अनस्टेबल। इसको भी दो भागों में बांट दो, एम टी डब्ल्यू स्टेबल, एम टी डब्ल्यू अनस्टेबल। अब इसको भी ऐसे दो भागों में बांट दो, इसको भी ऐसे दो भागों में बांट दो, ऐसे इसको भी, ऐसे इसको भी। वो चीज यहां पर दी गई है, ये देखिए बेहतरीन ढंग से पूरा आपको लास्ट तक। तो इस प्रकार 16 वायु राशियां ज्योग्राफी में बताई जाती हैं, लेकिन इसको भी और भी भागों में बांटा जा सकता है। आप सोचिए ना, आपके घर तक इसका बंटवारा, आप अपने घर तक आ सकते हैं। जैसे कैंट में चले जाइए, वहां पेड़ लगे होते, वृक्ष, वहां की वायु काफी कूलिंग होती है। वहीं पर अगर गर्म क्षेत्रों में चले जाएं या फिर सड़क पर चल रहे हैं या ओपन एरिया में चल रहे हैं, तो वहां की वायु वो और वार्म होती है। आप घर में चले आइए, घर में अलग अलग रूम का अलग अलग वायु राशि होती है। यानी कि इसका बंटवारा काफी हद तक किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये ज्योग्राफी है, इस कहीं ना कहीं इसकी सीमा रखी गई है।
इस प्रकार 16 प्रकार के जलवायु को बांटा गया है। मेनली यही 16 याद रखना है हमें, ये मेनली आपको ध्यान में रखना है। ये ये टी का मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक। अच्छा एक मिनट, पहले मैं इसकी हिंदी भी लिख दूं, नहीं तो हमारे जो हिंदी भाई बहन है वो हमारा सर खा जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये गर्म, ये ठंडा, ये स्थिर, ये अस्थिर। समझ रहे हैं? तो ऐसे में अगर देखोगे, ये देखिए, पहले टी का मतलब उष्ण कटिबंध, पी का मतलब शीत कटिबंध, सी का मतलब कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, एम का मतलब महासागरीय, डब्ल्यू का मतलब वार्म, के का मतलब कोल्ड कॉल्ड ठंडा, स्टेबल और अनस्टेबल। इतने बेस हैं साहब। ये देखिए, अक्षांश के आधार पर कितने बेस पर बांटे गए हैं साहब? तो कितने बेस पर बटा है ये सारी चीजें? नंबर एक, अक्षांश, लैटिट्यूड के बेस पर। दूसरा, महाद्वीप महासागर के बेस पर। कॉन्टिनेंट और ओशियन के बेस पर। गर्म और ठंडे के बेस पर। वार्म एंड कोल्ड। स्थिर और अस्थिर के आधार पर। गतिशील है वायु तो अस्थिर, स्टेबल और अनस्टेबल। समझिएगा, यहां मैं अब इसको जूम कर रहा हूं। ये देखो, पहले अक्षांश लैटिट्यूड कैसे बांटे, ये देखो टी और पी, कहीं ट्रॉपिकल है कहीं पोलर है, कहीं उष्ण कटिबंधीय है तो शीत कटिबंधीय, महाद्वीप महासागर कॉन्टिनेंट ओशियन। सी और एम मैरीटाइम, ओशियन का मैरीटाइम है, यहां ध्यान में रखना। गर्म और ठंडा, वार्म और कोल्ड, स्थिर और स्थिर, स्टेबल एंड स्टेबल। अब यहां ओशियन को एम कर दिए हैं। लैटिट्यूड के बेस पर बांटा जाए तो कहीं ट्रॉपिकल है कहीं पोलर है, कहीं ट्रॉपिकल है साथियों कहीं पोलर है। ओशियन को यहां मैरीटाइम से दिखा दिए हैं। अब एक चीज आप पूछ सकते हैं, सर ये बताइए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये कैपिटल लेटर में सिर्फ पी और के, पी और टी को ही क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये आधार है, क्योंकि ये साथियों आधार हैं। सबसे पहले इन्हीं को किया गया और सबसे मेन आधार यही है, इसलिए इनको कैपिटल में दिखाया जाता है ताकि देख के ही समझ जाओ। कोई भी वायु राशि आ रही है उसका मतलब आप निकाल लोगे। दुनिया में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से वायु राशियां हैं। एम टी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एम टी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, सी टी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। अब यहां देखो एम ई है, अब थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक, लेकिन हमें इतना माइक्रोस्कोपिक जाना नहीं है। मैरीटाइम इक्वेटोरियल ये बोलना है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। एम ई, वैसे यहां देखो सी ए दिख रहा है। अब आप कहोगे सर ये आपने नहीं बताया, कॉन्टिनेंटल ये क्या है? आर्कटिक। ये क्या है? अंटार्कटिक, कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक। हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, हमें पोलर और ट्रॉपिकल में ही समझना है। यह बात समझ में आया? तो इस तरीके से वायु राशियों का साथियों बंटवारा किया जाता है। क्या होती है वायु राशियां, ये मैंने आपको बता दिया है साथियों। इसमें और जो भी चीजें होती है अगली क्लास में हम लोग फ्रंट पढ़ेंगे। यही वायु राशियों के टकराने से फ्रंट का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है, उस प्रकार वाताग्रीय चक्रवात बनते हैं। वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।